पढ़ा कि एक ERG का जो वेव होगा वो पहले नीचे आया हुआ होगा, उसके बाद ये ऊपर गया होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये ख़त्म हुआ होगा, दरमियान में कुछ स्टेप्स होंगे उस स्लेट से। अब मैं देखूंगा कि उन जो मेन 3 चीज़ें हैं, यानी द फर्स्ट थिंग इज कि नीचे कितने आया हुआ है, फिर वो नीचे से ऊपर कितना गया है, और फिर वो ऊपर जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ है वो कितना, किस वक्त कहाँ पर कितने वोल्टेज और कितनी मिली सेकंड के साथ ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द ERG। ठीक है जी। अच्छा, अब सिर्फ ये बात याद रखिए कि हम ERG तब रिलायबल हुआ कि अगर हमारे पास मोर देन 20% ऑफ द रेटिना जो हो वो इफेक्टेड ना हो। ठीक है, यानी अगर 30 to 40% हमारा रेटिना जो है वो इफेक्टेड है तो हम ERG रिलायबल होगा। अगर इससे ज्यादा है तो फिर हमारा ERG का जो रिजल्ट है वो इतना नहीं होगा। फिर मैंने आपको ये कहा था कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आपको प्रिंट दे देते हैं, आपने क्लिनिकल उसको भी देखना होता है कि और क्लिनिकल कंडीशन क्या है या कोरिलेशन इसके साथ क्या क्या है। या जब हम ये कर रहे थे तो मीडिया ओपेसिटी या पेशेंट अटेंशन कितना था, प्यूपल डायलेट कितना था, या इसका एज क्या था जब हम ये कर रहे थे। और फिर हमने ये कहा था कि ये मेल और फीमेल में इसका जो कुछ ना कुछ वेरिएशन है उसको अपने जहन में रखना होता था। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपने जो ERG का रिपोर्ट आपके पास आया हुआ है, प्रिंट दिया हुआ है, तो पहली चीज़ ये कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल ERG रिस्पॉन्स, the B wave with a potential of less than 0.19 microvolt or more than 0.5 microvolt is considered abnormal। ठीक है, फिर एबनॉर्मल कितना है is graded as further कि super normal response characterized by a potential above normal upper limit। Such response is seen in subtotal circulatory disturbance of the retina in early siderosis bulbosa। फिर सब नॉर्मल रिस्पॉन्स जो होगा उसका जो पोटेंशियल होगा वो लेस देन 0.08 माइक्रोवोल्ट होगा, which indicate that large area of the retina is not functioning, which can be seen in the retinitis pigmentosa or hydroxycholine toxicity, retinal detachment or systemic disease which affect the retina as well. For example, your thyroid disease and vitamin A deficiency and your blood disease, so which affect the retina as a whole as well। So जब इसमें होगा सब नॉर्मल या डिस्टिंग्विश, जिसको कहते हैं ना कि आपको ये जो ए वेव बी वेव जो है वेवलेंथ वो मिलेगा, और फिर कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि जिसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कुछ में मिल रहा है नॉर्मल सब नॉर्मल, और फिर है कि उसमें बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो अगर कंप्लीट RD हुई है तो आपको नहीं मिलेगा। एडवांस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है अगर, सारा मेकुलाइनोल है, कोरिडर्मिया है, लेबर कंजेनिटल एमारोसिस है, लेटेस्ट कोरिडोरेटिनाइटिस है, तो इसमें ऐसे होता है कि जैसे आपको सारा रिस्पांस एक्सटिंग्विश मिलेगा, यानी फ्लैट वो होगा, एरोस जो होंगे यानी जो वेव्स होंगे वो बिल्कुल फ्लैट होंगे। तो उसका मतलब ये कि पूरा रेटिना जो है इज नॉट फंक्शनल प्रॉपर्ली। ठीक है, अब नेगेटिव रिस्पांस जो है जो ए नेगेटिव रिस्पांस होगा तो वो किस वक्त और कहाँ कहाँ थोड़ा सा गैप होगा। इंडिकेट ग्रॉस डिस्टर्बेंस ऑफ द रेटिनल सर्कुलेशन एज सीन इन द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड जाइल सेल आर्थराइटिस एंड सेंट्रल लेटरली आर्टरी ओक्लूजन एंड CRVO। ठीक है जी, उसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव वो होगा वो ज्यादा होगा, नेगेटिव वेव जो होगा वो ज्यादा होगा, और थोड़ा सा जो हमारा इम्प्लिसिट टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा। अब आप अगर देखिए इसमें ए नेगेटिव है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है जो अभी हमने स्टडी किया, और अगर उसके बाद आप देखो तो यू आर सीइंग अ वेरी फ्लैट वेव। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेगेटिव ERG पैटर्न। ठीक है, अब हम अप्लाई कहाँ का करते हैं। हमने जो ऊपर कहा कि इन सारे केसेस में कि रेटिना में हमें डाउट है, बच्चों में है, मेलिग्नन है, हिस्ट्रिकल है, ठीक है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक इंट्राक्युलर फॉरेन बॉडी है उसको हम रिमूव कर देते हैं। मेकुलर होल है अगर आफ्टर द सर्जरी हमें कैसे पता चलेगा, इस्कीमिक है कि नॉन इस्कीमिक है, तो ये सारी कंडीशन है जिसमें हम करते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा अभी 1 2 3 4 एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इन एग्जाम्पल्स में अब देखिए कि एक डिजीज है और उसका और एक नॉर्मल का क्या क्या फर्क है। तो फिर आप लोग थोड़ा थोड़ा सा मुझे एक एक बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो एक एक बंदा मुझे बता दे कि अब इसमें क्या क्या मसला है जी। अब आप अगर इसके आप उसको देख दीजिए, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द रेटिनल डिसऑर्डर। तो अगर ये पिक्चर आप
ऊपर जो है एक नॉर्मल फंडस है, मेकुला इज वेरी फाइन, अपटेक डिस्क इज देयर इज नो कप डिस्क रेशियो, वेसल्स आर वेरी नॉर्मल, नो लीकेज अराउंड देयर। और फिर अगर आप उसके बाद नीचे देख लीजिए तो आपके पास देख लीजिए नीचे कंडीशन क्या है, आरपी। आरपी। अच्छा अब आप देखिए कि जो हमारी नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई उसमें आप देख लीजिए, हमने कहा था ना कि हमारे पास जो पैटर्न था ना, मतलब पैटर्न एक सीक्वेंस था, स्कोटोपिक था, स्कोटोपिक था, फिर ऑसिलेटरी था, और फिर क्या था, फोटोपिक, फोटोपिक ना, ये था हमारा रिस्पॉन्स, याद है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब आप जरा देखिए हर एक को इंडिविजुअली हम देखते हैं, यानी पहले दो एरो जो है इस नॉर्मल आई में, फिर उसके बाद तीसरा और चौथा जो ऑसिलेटरी पोटेंशियल है, और फिर 30 हर्ट्ज ब्रेकर है, आप उसमें देखिए उसमें आ रहा है। लेकिन आरपी में आप देख लीजिए, आरपीज में क्या है, देखो फ्लैट वेव्स है ना, सारे तकरीबन फ्लैट वेव्स है। यस सर। ठीक है, अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ऑफ द डिजीज ऑफ व्हाट? हेलो जी सर। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा रॉड्स आप फोटोरिसेप्टर लेयर ना? यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमने कहा था ना कि फोटोरिसेप्टर लेयर, अब फोटोरिसेप्टर लेयर हमारा कौन सा था, रॉड्स का था ना, रॉड और कौन पे मुश्तमिल है ना? जी सर। अच्छा, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो ये 5 वो आते हैं, ये जो वेव्स आते हैं ना, अभी 5 वेव्स है ना, तो ये पहले दो हमारे, पहला जो है ये रॉड्स के फंक्शन को, दूसरा है ये रॉड्स और कोन्स के फंक्शन को, जो ऑसिलेटरी पोटेंशियल है वो उनके दरमियान के फंक्शन को, और चौथा जो है वो हमारे क्या, यानी चौथा और पांचवा जो है वो हमारा कोन्स के फंक्शन को, यानी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हमें बता देता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब ये फोटोरिसेप्टर लेयर डिजीज है, तो उसमें रॉड और कोन दोनों इन्वॉल्व है, तो आप देखिए ए भी गायब होगा, बी भी गायब होगा, और ऑसिलेटरी भी गायब होगा, और फिर एंड भी गायब होगा, ऐसा ही है ना सब में? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब कंजेनिटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है जी। अब अगर आप स्पंडस को देख लीजिए तो मोस्टली इट्स लुक नॉर्मल, ठीक है जी। हेलो यस सर। सर दाल Yes, sir. ये स्लाइड शो कर ले थोड़ा तो बड़ा नजर आएगा। स्लाइड शो पे कर लूं? जी आपका सर। मतलब है कि ये कर लूं? जी सर। अच्छा, हो गया। जी सर। मायोपिक तो मैं हूं, आप तो जवान हो। सर मैं भी मायोपिक हूँ। अच्छा, अब अपना चश्मा कांटेक्ट लेंस लगा रहे। अब देखिए, हम जो कहते हैं ना कंजेनिटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस, तो हमारे जहन में कौन सी जगह का डिजीज आना चाहिए? हेलो, कौन सी? रॉड्स का। तो फिर अब देखेंगे ना, जो रॉड्स का है, रॉड्स का, ठीक है, हमने कहा था कि रॉड्स का जो होगा वो कौन से वो होंगे, पहले दो ना? Yes, sir. अब अगर अब देखिए पहले दो को, ठीक है, ए नेगेटिव है, नहीं है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है जी। अब एक मिनट, मैं थोड़ा सा कॉल कॉल आया है, ठीक है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ली हाल जी। हाँ, तू हमदा ځان سره کېنه او زما لیکچر دی کنه، لیکچر کې یم ٹھیک شو، کم از کم یو نیمه घंटा به ملګي ښا ऑनलाइन लेक्चर के। अस्सलाम वालेकुम। तो अब देख लीजिए, जो ऊपर के दो है, जो रॉड्स का रिस्पांस हमें दे रहा है, और फिर अगर आप देख लीजिए जो दरमियान वाला है उसमें ए नेगेटिव मौजूद है, लेकिन बी आप देख लीजिए ना, बी वो थोड़ा सा गायब हो रहा है, ठीक है। तो अब नॉर्मल और सब जो कहते हैं ना, सब नॉर्मल, अब हम वी कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ ईआरजी कि वेयर इज द प्रॉब्लम। गॉट दिस? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारा है। अब इफ यू लुक द फंडस इज 99.999999% नॉर्मल, इज इट सो? यस सर।
अच्छा, but if you look at the ERG pattern in this, what you are seeing, look at the normal. Now cone mean what? Cone mean what? Color vision. Vision, Central photopic. vision, mean central vision, mean light vision, mean fine vision ना, ऐसा ही है। Yes, sir. अच्छा, अब इसमें जो होंगे, जो कोन वाले वेव है वो गायब होंगे ऑलमोस्ट। सर ये लेट नहीं है सर, है तो लेकिन सॉरी, सर ये गायब तो नहीं है सर, है लेकिन लेट है सर, टाइम ले रहे हैं सर। गुगु का बच्चा गायब किसी भी में नहीं होंगे, गायब किसी में भी नहीं होंगे, क्योंकि पोटेंशियल तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन कम होगा। देखिए ब्लड प्रेशर 120/80 मीन व्हाट? मुजीब, जी सर। 120/80 मीन व्हाट? सर नॉर्मल। एंड नॉर्मल मीन कंप्लीट। और अगर ये होगा जिसको कहते हैं ना लो ब्लड प्रेशर, व्हाट दैट मीन? कि ब्लड प्रेशर कम है। है लेकिन कम है। अब वेव जो होंगे दे आर देयर, बट वो जो नॉर्मल पैटर्न है ना, दे आर नॉट मेकिंग द नॉर्मल पैटर्न। यू गॉट दिस? यस सर। सर मेरा मतलब था कि फ्लैट नहीं है सर। हाँ, लेकिन नीचे दो जो देखो, नीचे दो वो ऑलमोस्ट फ्लैट है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल सर। और वो क्या है? वो तो कौन के रिस्पॉन्स, ऊपर दो तो हमने रॉड का चेक किया, कौन डिस्ट्रोफी में तो रॉड नहीं है ना, वो तो ऊपर 3 जो है वो तो हमने क्या कहा, रॉड्स की है ना। यस सर। तो वो तो ऑलमोस्ट तकरीबन जैसे आप कह रहे हो ऑलमोस्ट है, चलो मैं आपकी मान लेता हूँ ऑलमोस्ट है ना। यस सर। अच्छा, ये सलमान खान कौन है? हेलो सर ये स्टूडेंट है एक, सलमान हमारा स्टूडेंट। एमफिल का स्टूडेंट है। अच्छा, मैं सोचा था कैसा ना हो कि वो है सलमान हो। ठीक है, तो जैसे मुझे आपने सवाल किया कि है, लेकिन नीचे जो स्पेसिफिक कौन का रिस्पांस है ना, दो नीचे दो, वो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन है। यू गॉट दिस? यस। अब CRAO जी मुजीब, ये क्या होगा? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन ना? जी सर। अच्छा, तो अब ये क्या है? ये डिजीज कहाँ की है? रॉड्स की है कि कॉन्स की है? सर कॉन्स की। तो मैं तेरा रॉड्स की सर, ऊपर वाला दो। ये दोनों की एक्चुअली नहीं होती, मैं वैसे बता दूं ना, ये तो मैकुलर एरिया है ना, एंड वी नो दैट कि वो थोड़ा सा हम कहते हैं ना, ये इसमें इतना नहीं होता जी। सर ऊपर दो तो रॉड के होते हैं ना सर। एक मिनट बाकी बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखा अब सब रहा हो अब है ना नन पे जुटे हुए साथ रात नौ हाँ वो कोर्स मसरी चला का बस मुझे खबर रखो कभी कितने से मुझे मके खबर रखो, क्योंकि जो हमारी ब्लड सप्लाई है ना, इट्स नॉट टू अ सिंगल एरिया ना, ठीक है ना जी सर। जो ब्लड सप्लाई है वो हम ये नहीं कह सकते कि ये टू अ सिंगल एरिया, लेकिन जब ये सेंट्रल होगा तो वी मीन दैट कि जो सेंट्रल, जैसे आप कह रहे हो ना कि जो सेंट्रल एरिया होगा, जो मैकुलर एरिया होगा वो ज्यादा इफेक्ट होगा, ऐसा ही है जी। तो अब अगर इसमें देखें सिर्फ ऑसिलेटरी पोटेंशियल कुछ है, ऑसिलेटरी पोटेंशियल, ठीक है। आप बाकी देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट वो है, तो ये रॉड और कोन दोनों को वो कर सकते हैं इन्वॉल्व। यू गॉट दिस? यस सर। ठीक है। कभी कभी इसमें जो हम कह रहे हैं ना कि जो एंड वाला होगा, जो कोन्स का प्योरली कोन्स का रिस्पॉन्स है, तो हम कह रहे हैं ना कि जो मैकुलर का सेंट्रल, वो आप कह रहे हैं ना सेंट्रल मैकुलर एरिया, जिसको आप पूरा सेंट्रल कहते हैं, वो यूजुअली ए वेस्कुलर जोन है ना, आपको पता है ना? यस सर। तो उस एरिया में कुछ ना कुछ काम थोड़ा सा कभी कभी होता है, अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ ना हो ना, तो अगर आप सबसे नीचे वाला लाइन जो है, नीचे वाला, उसमें देखिए ए नेगेटिव थोड़ा सा कुछ बना हुआ है, ऐसा ही है जी सर। और दरमियान में जो थर्ड वन है, जो कि कोन और रॉड्स दोनों का, जिसको हम ऑसिलेटरी पोटेंशियल कहते हैं, वो भी कभी कहीं है।
Yes, sir. अच्छा, अब लेबर एमारोसिस, ये लफ्ज आप सुनते हो गया, ERG plays a primary diagnostic role when a child is suspected of having लेबर एमारोसिस, ERG should be included in the examination. हमने कहा था ना कि जो हमने कहा था कि इंडिकेशन ऑफ द ERG, ठीक है ना, हमने कहा था ना इंडिकेशन उसमें ये होगा। तो कभी कभी लेबर एमारोसिस में हमें ये पता नहीं होता कि इसका विजुअल प्रोग्नोसिस क्या है, इसकी विजन कितनी है, तो उस बच्चे में हम ये करते हैं और उससे हमें एटलीस्ट फंक्शनल स्टेटस ऑफ द रेटिना एंड बियॉन्ड द रेटिना टिल द ऑक्सीपिटल लोब हमें पता चल जाता है कि हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुजीब के अलावा कोई और बंदा मुझे कह सकता है ये क्या कंडीशन है? लिखा भी है खैर मैंने, लेकिन जी जी सर स्प्लिटिंग हुई है रेटिना की, क्या हुई है? स्प्लिटिंग रेटिनल हुई है। अच्छा, कोई और बंदा? हेलो, ये फिर उसका ERG शो किया है सर। नहीं उसको तो रेटिनोसाइटिस है ना, ये कोई स्काइसिस बोलता है, कोई शीन बोलता है CH को, लेकिन आपको जो भी मतलब लेट्स से मैं आपको रेटिनोसाइटिस बोल लेता हूँ। चलो, तो ये क्या कंडीशन होता है? व्हाट दिस कंडीशन इज? सर ये ऑप्टिक ना भी ऑप्टिक न्यूराइटिस भी तो हो रहा है, ये मार्जिन क्लियर नहीं है। यानी इसका मतलब है कि जो हमें पिक्चर नजर आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बियॉन्ड द प्रॉब्लम है। यस ठीक सर, है? बिल्कुल। अच्छा, अगर आप देखिए तो उसमें ए नेगेटिव जो है वो मौजूद है, ठीक है, लेकिन उसके बाद बी बिल्कुल गायब है, और बी के अलावा स्लेट जो है उसके बाद जो है वो मतलब आप समझ लीजिए कि आप उसको मैंने जो पहले क्लास बता दिया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ERG जिसको हम बोलते हैं, यानी पॉजिटिव की तरफ कोई आया ही नहीं है। अच्छा, ERG plays a diagnostic role include choroidermia, gyraetiotropies, pathological myopia and other variants of RPs. Important role in the juvenile diabetic with a disease duration longer than 5 years has been shown to be available for the identification of those at risk for the development of proliferative diabetic retinopathy. मैंने आपको कहा कि हमें जो पहला लेक्चर था, अगर आपको याद होता है, मैंने कहा आपने आज विजुअल एकुटी की 660 है, आपने 6 महीने के बाद भी की 660 है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज अकर इन द रेटिना, ठीक है। तो फिर वो जो आप इसको कहते हैं ना कि इसको मॉनिटर हम क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जुवेनाइल जो वो है डायबिटिक्स, उसमें जो चेंजेस आएंगी वो तकरीबन 20-25 साल के बाद आएंगी, लेकिन आप हर साल के बाद अगर उसका वो करोगे ERG, तो आपको बड़ी मॉनिटर ERG मिलेगी उसको, और आपको पता चल जाएगा कि आज एक साल पहले जो उसका स्कोटोपिक था और पोटोपिक रिस्पांस था, या ऑसिलेटरी पोटेंशियल था, या जो कोन्स का रिस्पांस था, ठीक है, वो इसमें क्या क्या चेंजेस आ गई है। सो यू कैन मॉनिटर दैट एंड यू कैन कंसल्ट विद योर diabetician or diabetologist or endocrinologist there to, although their diabetics values will be in the normal control, तो आप उसको कह सकते हैं कि यार आपका जो अभी नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये प्रोलिफरेटिव में किसी वक्त चेंज हो सकती है अगर आपका ये डायबिटिक कंडीशन रहा, ठीक है। नो, तीसरा हमारा इंडिकेशन या चौथा क्या था कि टू असेस द रेटिनल फंक्शनल व्हेन fundus examination is not possible, ठीक है। So ERG can be recorded even in the presence of dense opacities in the media such as corneal opacity, dense cataract and vitreous hemorrhage. In these cases the stimulus should be sufficiently bright, the response should be normal in or in absence of a disease. अगर हम आपको ERG नॉर्मल मिल रही है तो आपको पता होगा कि मतलब क्योंकि opacities are where? Opacities are where? Hello? In front of the retina. And we are checking retina and beyond the retina ना, so आपको नॉर्मल मिलेगा। अब लिमिटेशन क्या है ERG की? सबसे बड़ा वो क्या है? लिमिटेशन है नहीं, ठीक है ना। सबसे क्या है नहीं, समझते नहीं है, करते नहीं है, लेकिन यूजुअली सबसे ज्यादा वो है कि हमें लोकलाइज जो है लीजन या आइसोलेटेड लीजन या आइसोलेटेड हेमरेज जो होंगी वो हमें नहीं बता देंगी, ठीक है। और अगर डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग गैंग्लियन सेल्स, ठीक है,
So उस optic nerve or striate cortex do not produce any ERG abnormality patterns. अब अगर रेटिना के ध्यान उस कहते हैं ना आपके ब्रेन में कहीं मसला है striate cortex में, तो वो हमें नहीं बताता, तो वहाँ हमारी ERG जो है वो फेल हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जब हम ERG करते हैं तो जो ERG की वेव्स है, वेव्स वो मल्टीपल फैक्टर की भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट का टेंशन नहीं है, पेशेंट बहुत ज्यादा वो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन है, आई मूव कर रहा है लेफ्ट राइट पे, आईलेड मूव कर रहा है, तो फिर वो हमारे पास लिमिटेशन हो जाती है ERG का। ये फुल फील्ड ERG की अभी तक हम बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि फोकल ERG, फोकल मीन फोकल, जिस तरह आप फोकल लेजर की बात करते हो, व्हाट डज मीन फोकल लेजर मीन? फोकल लेजर क्या होता है? हेलो, हम कहते हैं ना फोकल लेजर, फोकल लेजर क्या होता है? करते हैं जी, स्पेसिफिक पॉइंट पे लेजर करते हैं, एक खास क्वाड्रेंट में, एक खास एरिया में, एक खास डिग्री में हम करते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ विद इन ए खास फील्ड ऑफ द रेटिना हम इसकी ERG का रिस्पांस हम चेक करें, तो फिर हम फुल फील्ड ERG की बजाय हम फोकल ERG की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो वहाँ गेंस फील्ड था, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लैश या पैटर्न वो होगा स्टिमुलस। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है फंक्शनल सॉरी फोकल इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम में कि स्कैटर्ड लाइट होती है, तो सो पुअर सिग्नल जाते हैं, रेटिनल नॉइस या जिस तरह इन्वायरमेंटल नॉइस होगा या रेटिनल नॉइस होगा, तो जो सिग्नल जो आप हम कहते हैं ना जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं वो इतनी रिलायबल नहीं होती। फिर सिंगल एरिया एट वन टाइम, और फिर हम ये जो हम कहते हैं ना कि जो मॉड्यूलेशन होती है ऑफ द वेव्स, जो सेंट्रल रेटिना है और पेरिफेरल रेटिना है, और फिर थोड़ी सी आई मूवमेंट की वजह से जो मॉड्यूलेशन होती है वो कभी कभी हमारे पास नहीं आती। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको हम कहते हैं ना कि रॉड ड्रिवन, अभी हमने तो जो मल्टीफोकल वो था ERG, वहाँ पर तो हमने इंडिविजुअल रिस्पांस है, हमें पता चला कि ये कौन का रिस्पांस है या रॉड का रिस्पांस है। लेकिन फिर अगर हम इसको आइसोलेट करना चाहते हैं कि हमें स्पेसिफिकली रॉड ड्रिवन फोकल ERG दे दो या कोन ड्रिवन, तो फिर क्या होगा, जो ऊपर के दो जो थे, अगर हम रॉड को चेक करेंगे तो ऊपर दो हमारे लिए इनफ है, अगर हम सिंपल कोन को चेक करेंगे तो बिलो दो जो है वो आर सफिशिएंट फॉर मी। ठीक है, तो बाकी रेटिना मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हमने कहा ना कि 90 डिग्री ऑफ द रेड लाइट इमिटेड डायोड्स होंगे, कभी फ्लिकर होगा, ठीक है, जो 10 से 40 हर्ट्ज तक हम इसको एम्पलीट्यूड रिडक्शन आप कर सकते हो ऊपर नीचे, क्योंकि हमें पता है कि रेटिनल सेंसिटिविटी क्या है, सेंट्रल में ज्यादा है, और जो हम पेरिफेरी पे जाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वो रेटिनल सेंसिटिविटी कम होती है। सो आप अपनी जो वो ये मॉडिफिकेशन है, आप अपने वो जो स्टिमुलर है या सिमुलेटिंग जैसे गेंस फील्ड था, तो अभी तो हम उसको फ्लैश लाइट शो कर रहे हैं, तो आप उसके इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कम या ज्यादा कर सकते हो, या रिडक्शन कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। ये इब्नॉर्मल कहाँ होगा? ठीक है, स्टारगार्ड मैकुलापैथी, ठीक है ना, मैकुलापैथी है ना स्टारगार्ड, यस मैकुलर डिस्ट्रॉफीज आरपी, लेकिन एडवांस केस ARMD में, मैकुलर होल में और मैकुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा, ये फोकल जिसको है ना फोकल, ये जो बाहर यूज होती है बाहर, ये मैकुलर होल के सर्जरी से प्री लोग जरूर एडवाइस करते हैं, क्योंकि आफ्टर द होल रिपेयर उसको विजुअल प्रोग्नोसिस का पता चल जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वहां करते हैं। बाकी में करते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं करते, लेकिन वहां मैकुलर होल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हुआ है तो वहां पर प्री ये जरूर करते हैं, ताकि उनको पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास ये उसका ERG रिस्पांस आएगा तो फिर वो कहते हैं कि अब इसके सर्जिकल प्रोग्नोसिस अच्छे होंगे। ठीक है, इन RP एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्पोरल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी, अब अगर इसमें देख लीजिए इस डायग्राम में लेफ्ट राइट क्या क्या इसमें मेनली क्या फर्क है? ये वेव जो बने हुए हैं, वेव को कोई एक बंदा ये वेव को मुझे बता सकते हैं कि इस वेव्स में क्या क्या है?
ड्यूरेशन सर। जी ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड भी कम है। जी जी। अच्छा अब इसमें दो चीजें आप देख लीजिए। हमने कहा था ना कि जो इम्प्लिसिट टाइम है वो 50 मिली सेकंड से शुरू हुआ है पहले डायग्राम में, ऊपर 10 हर्ट्ज है और नीचे 20 हर्ट्ज लिखा है, ऐसा ही है। फिर हमने कहा ना कि हमने क्या किया, इंक्रीज इन टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी, फिर हमने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया 30 हर्ट्ज और 40 हर्ट्ज पे ले गए। तो फिर क्या हुआ आप देख लीजिए, जो कि इम्प्लिसिट टाइम था वो 13 मिली सेकंड पे आ गया। ठीक। अच्छा फिर उसके बाद ये फोकल से फिर हम मल्टीफोकल पे आते हैं। अच्छा मल्टीफोकल में आप ये मल्टीफोकल के जो लिखा है इसको छोड़ दीजिए, ये जो डायग्राम लगा हुआ है बी डायग्राम, इस बी डायग्राम पे आप थोड़ा सा आ जाए। इस बी डायग्राम में क्या है, कैन एनीवन टेल मी क्या लिखा है डायग्राम बी? हेलो मैक्यूला। नहीं सर उसमें डिग्रीज है। देखिए सबसे आसान काम मुझे ये जैसे इस तस्वीर को समझना है, 6 सर्कल है कि नहीं है, 6 से जरा गिन लीजिए कितने सर्कल है। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब इस 5 सर्कल ने, इस 5 सर्कल ने, ठीक है, एक्चुअली 6 सर्कल होते हैं याद रखिए, ठीक है। जो सबसे आखिरी जो उसको हम जैसे एक ही छोटा सा इसमें जो पुल बने हुए हैं जी, इसमें 4 जो है, एक ये सेंटर में, ये 6 सर्कल्स होते हैं। तो ये 6 सर्कल एक खास डिग्री, आप जरा देखिए 0 डिग्री से, 0 डिग्री तो नहीं होती लेकिन 0 डिग्री 5 डिग्री से 20 to 25 डिग्री है मैक्सिमम जो आखिरी सर्कल है। ठीक है जी। जी सर। यस सर। इतने मासूम तो मत बनो, जवाब तो दे दिया करो ना। ठीक है। अब जो इनर सर्कल है वो 5 डिग्री है और आहिस्ता आहिस्ता ये अप टू 25 डिग्री मैक्सिमम चली जाती है। तो हमने कहा ना कि फोकल, अब फोकल में हमने मल्टी फोकल ले लिया। ठीक है, यानी 6 हेक्सागोनल एरिया में हमने एक पैटर्न प्रोड्यूस कर दिया। अब तस्वीर ए पे आ जाइए, ए पे। अब ए क्या है, व्हाट इज ए? ए डार्क एंड लाइट पैटर्न है ना? यस सर। अब अगर आप इस यानी ये जो ए है, ये बी, यानी ए एक स्टिमुलस होगा जो कि आपके रेटिना बी को रिस्पॉन्स करेगा। गॉट दिस कि नहीं? यस सर। अच्छा, जब रिस्पॉन्स करेगा तो वहां से एम्पलीफाई वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट हो जाएंगे और वो आपको कंप्यूटर या मॉनिटर जो है वो आपको बता देगा। ठीक है, फिर आपके पास उसने क्या कर दिया, अपना एल्गोरिथम और कुछ अपना मैथ्स और कुछ अला बला मिला के उसने आपको एक पैटर्न दे दिया। आप समझ लीजिए जैसे अभी एक ट्री, नीचे जो सी है ट्री ऐसे आए हुए ना, ट्री जैसे बने हुए हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इस एरिया में हमें एक दो तीन चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है इस एरिया में। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैकुला है ना, मैकुला। यस सर। ठीक है, दूसरा की इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑप्टिक डिस्क है ना? यस सर, डिस्क। जी जी जी। किसी को इतराज है? नो हाँ सर। सर ठीक है। अच्छा, अगर किसी को इतराज है तो बता दे। अच्छा, तो सबसे पहले पैटर्न पे किया कौन से एरिया को, यानी इस पैटर्न ने हमारे रेटिना के 20-25 डिग्री को स्टिमुलेट किया। वहां से हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए, उस सिग्नल ने कंप्यूटर ने अपना कुछ इसमें मॉड्यूलेशन कर दिया और हमें ये ट्रेस ट्रेसिंग पैटर्न हमें दे दिया। अब ये ट्रेस ट्रेसिंग एरिया जो होगा, अब हमें ये बता देगा कि यार कौन कौन से एरिया में आपका ये वेव जो है मौजूद है और कहीं पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैकुलर एरिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, तो वहां का ट्री जो होगा सबसे ऊपर होगा। जिस तरह आपका विजुअल फील्ड आपने देखा होगा ना, विजुअल फील्ड ग्रे स्केल। यस सर। ग्रे स्केल में अगर आप देखें जहां पर सेंसिटिविटी कम होती है वो मोस्ट डार्क होता है। यस सर। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल में भी होता है, यानी अगर आपका 30-2 कहते हैं तो आप क्या करते हैं, इक्वली अपनी विजुअल फील्ड को अपनी इक्वली लेफ्ट राइट अबव बिलो जो है आपने डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह ये इस एरिया में हम बता देते कि यार ये इसका रेडियल सेंसिटिविटी हमें कहाँ कहाँ पर मिलेगी। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने इस थ्योरी पे
कि जब we are talking about multifocal electroretinogram, so there are 103 stimulus in the hexagonal shape of displays and computer monitor in a frame of 13.5 milliseconds. वो क्या करते हैं, मॉनिटर प्रोड्यूस कर देते हैं आपके रेटिना पे व्हाइट और ब्लैक बेस्ड, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि जैसे अब ये आप देख लीजिए ना, ब्लैक और व्हाइट, इसको आप सूडो चेंज भी कर सकते हो, कंट्रास्ट रिवर्स भी कर सकते हो, आगे अगर आ गया तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर अपना आपका कंप्यूटर उसको वो कर लेगा और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, ये ट्री जो ट्रीज जैसे बने हुए इस ट्री एरिया में। So mathematical algorithm is used to extract the signal associated with each hexagonal shape. Technically that hexagonal sequence black and white or white black, अगर आप इसको रिवर्स कर लो, with the continuous recorded of ERG signal, ठीक है ना। हमने कहा ना जैसे अब वो सिग्नल पैदा हो रहे हैं, आप देखो ना कंटिन्यूअस रिकॉर्डेड ERG हमें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये क्रॉस को रिलेट करके और हमें ये सी शेप दे देगा, yielding an array of local ERG responses, each one associated with the stimulation of a particular hexagon. जो ऊपर मैंने लगा आपको बता दिया ना कि हमने 6 रिंग्स में या जो हेक्सागोनल एरिया था उसके हमने पैटर्न प्रोड्यूस किया और हमें उसका एरिया आ गया। अच्छा, ये चूंकि मल्टीपल फोकल, अब हमें हर जगह पर यानी मैकुलर एरिया पे, अपने डिस्क एरिया पे, विद इन 10 डिग्री, विद इन 15 डिग्री, विद इन 25 डिग्री हमें ये इंपॉर्टेंट दे देगा कि कौन से कहाँ पर ये मसला है। जैसे मैकुलोपैथीज दे आर ऑलवेज सेंट्रल, ठीक है। एडवांस ग्लाकोमा, डायबिटिक अगर आपको सेंट्रल स्कोटोमास बने हुए हैं, आरपीज मैंने आपको बताया अगर वो एडवांस स्टेज पे आया है, एआरएमडी, तो यू नो दैट कि इट्स मैकुलर एरिया। स्टारगार्ड डिजीज जो है, कौन डिस्ट्रफीज है, तो ये हमें बता देगा, ठीक है, कि कहाँ पर कौन कौन सा फंक्शन, चाहे राड का होगा या कौन का होगा, या जो पहले दो है तो वो तो आपको पता है ना कि कौन के हैं, और जो तीसरा है वो रॉड्स का है। तो एक तो हमें वो दे सकता है, फिर हम स्पेसिफाई करके आए हुए हैं कि इसको हम चूज कर ले कि कौन कौन एरिया कहाँ हमें डिप्रेस ट्री दे रहा है और कहाँ पर हमें ऊपर या एडवांस दे रहा है, ठीक है जी। अब अगर आप देखें जो ए है, ए, ठीक है, एंड बी नजर आ रहा है ना आप लोगों का, ए और बी? यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या मसला, प्रॉब्लम क्या है, सॉरी, ए एंड बी प्रॉब्लम कहाँ होगा? ये एम्पलीट्यूड चेंजेस हैं सर स्पेसिफिक जगहों पे। आप जरा देखिए, सारा ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहा है ना, किसी एक जगह पे थोड़ा थोड़ा सा है बस, बाकी सब फ्लैट नजर आ रहा है। यस सर। ठीक है, फिर अब सी में देखिए, सी इज अ कोन डिस्ट्रफी। आप देखिए ट्री सबसे ऊपर नजर आ रहा है। यस सर। ये हमारी है स्टारगार्ड मैकुलोपैथी। अब मैकुलर एरिया में हमने कहा था कि इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए उसका सेंसिटिविटी क्या आ रही है, डिप्रेस्ड नजर आ रहा है जो सेंट्रल है एज कंपेयर टू द पेरिफेरल। वहां पर हमें वेव नजर आ रहा था ना जो ऊपर हमने कहा ERG में। यस सर। और यहाँ पर हमें क्या आ रही है, ट्री आ रही है। उस ट्री के फ्लैटनेस और यानी आप देखिए कि जहां पर जंगल ज्यादा है और जहां पर जंगल कम है, फिर ये हमें क्या करेगा, 3D में भी हमें दे देगा, 3D पे इस पे हमें दे देगा। सर ये जो कौन डिस्ट्रॉफी है इसके सेंटर में भी कम होनी चाहिए ना, बैक पिक्चर पे जाएं। सर ये सी जो है इसके सेंटर में भी कम होनी चाहिए ना सर, ये जो ट्रीज आप कह रहे हैं। फर्स्ट थिंग you should keep in your mind कि इसमें कौन सा जगह नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। Then you have to ask yes, this question. You got this? इसके सेंटर में देखो ना, ये थोड़ा लाइट है अजीब। बस इसको खुद थोड़ा सा सोचने दो, और बैक जो हमने 5-6 स्लाइड पढ़ी, अगर उसको ये समझ आई हो तो फिर उसको ये आया होगा। सर समझ आ गई, मैं कह रहा हूँ उसमें वो मतलब नॉर्मल नहीं है लेकिन कम है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो यही तो मसला है ना कि मैंने आपको कहा कि जंगल जितना घना होगा वो मसला होगा। जंगल जितना, जब आपने ट्री काटे हुए यहाँ से, ट्री काटे हुए का मतलब क्या है कि आपने कोन उड़ाए हुए यहाँ से ना। ठीक है सर। अच्छा, फिर ये हमें ट्री वाला ये है, ये हमें जिस तरह कार्नियल टोपोग्राफी है ना, तो 3D में भी हमें, अगर आप लोगों में से किसी ने वो की HRT की है HRT या की है,
जी जी हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा, किसी ने की है या देखी है? यस सर। अच्छा, तो फिर इसी तरह से हमें ये जो वो है ये पहला वाला यानी फिगर 42 जो है, ठीक है, अभी हमने उसने कमी क्या दे दिया, ये एरिट्रे से में दे दिया। फिर इसको हमने इसने क्या कर दिया, इसने ये इस चीज को कलर में हमें दे दिया। अभी नॉर्मल जिस पे लिखा है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, आप जरा उसमें देखिए मैकुलर सेंट्रल एरिया है, वहां पर जो आपका पहाड़ है सबसे ज्यादा उभरा हुआ है ना। यस सर। ठीक है, ये मैकुलर एरिया है, ऐसा ही है। Yes, sir. अच्छा, लेकिन अब इसमें जरा आप देख लीजिए कि ये जो इससे जो ग्रीन वाला वो है ऊपर दो ग्रीन वाले, जिसमें ग्रीन सेंटर में है, ब्लू सेंटर में और तो ग्रीन क्या पे। नहीं, ग्रीन ब्लू होता है, ब्लू। ये सेंटर में क्या कौन सा कलर है? ब्लू, ब्लू ना, ग्रीन नहीं, ब्लू। Blue. Yes, sir. अब इसका मतलब है कि ये जगह खराब है, ठीक है, यानी Yes, हमें sir. ग्रीन का मतलब है कि जंगल सारा ठीक नजर आना चाहिए था। अब इसमें क्या है, AMD का वो है मल्टीफोकल ERG है, यस सर, बिल्कुल। ठीक है। मींस के सेंटर में हमारे पास लाइट कलर होंगे पे। अच्छा, एक ये, और दूसरी चीज आप जरा देख लीजिए, ये जो वेवलेंस है ऊपर, आप अगर आप देख लीजिए एक वो है कलर्स वेवलेंस, जिस तरह हम कहते हैं ना कूलर एंड हार्टर, वहां पर आप लोग ये करते हो ना कार्नियल टोपोग्राफी में। जी यहाँ सर। पर आप ये जो ऊपर का डायग्राम है, ये फील्ड व्यू में जिसको हमने लिखा था, ठीक है, इस फील्ड व्यू में नीचे आपको लिखा भी गया है कि 0 डिग्री 20 डिग्री और ये हमें ये रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब ये हमारा एक जिस तरह एक विजुअल फील्ड आपका नजर आता है। अब इस विजुअल फील्ड में अगर इस फील्ड को अगर हम देखें तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये विजुअल फील्ड नहीं है, या अगेन टेलिंग यू दिस इज व्हाट दिस इज नॉट द फील्ड। हाँ, अगेन टेलिंग यू ये फील्ड नहीं है, ये मल्टीफोकल ERG है। जी सर। ठीक ये है, जो डार्क एरिया है ये हमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पे डिफेक्ट है। लेकिन डार्क एरिया में अंदर आप उसको ट्रीज को देखिए, कितने कितने ट्रीज है, और एम्पलीट्यूड, यस सर। और उसकी बाद की जो ट्रीज है वो कितना घने हैं, या नीचे है या ऊपर है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस तस्वीर को जरा देख लीजिए, क्या तस्वीर A and B व्हाट इट शोज। हेलो, Birdshot retinochoroid pretty sir. मुजीब दावरी पलुम्बी जला وري دلې مې ولې دلې مې خو ځکه تصویر نه راته نه سر اوریدلې لیدلې مې مخکې وسوي تصویر عرب چپ شکنه ما 30 سال وشل په باپرومټری کې ما دلې او تعالی دلې او مې مننه دا برډ شاٹ सर मैं आपको अभी सबूत सेंड कर दूंगा सर इंशाल्लाह बाद अभी में तो सर। अभी नहीं, अभी तो ऐसे कि मेरे अभी शायद आपने जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ 10 दफा इसको इंटरनेट पे सर्च भी कर लो, इतना आजकल मॉडर्न जमाना है। ये फेसबुक पे पेज उसमें आ जाता है सर सामने केसेस आते हैं। उस पेज का एक्टिव मेंबर पेन मेंबर में हूँ। अच्छा खैर है, समझ हूँ। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी बात कर रही है हमारे वक्त नहीं थी। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए, जैसे आप इसको अब जरा इसको बर्ड शॉट रेटिनोपैथी आप या जो भी आप इसको बोल देते हो, लेकिन आप देखिए मल्टीपल पैचेस है ना, यस सर। वाइट पैचेस है, ठीक है जी। अब इन वाइट पैचेस का अगर आप FFA ले ले तो आपको पता चल जाएगा। एंजियोग्राम हमने ले लिया तो हमारे पास आप देखिए नॉन फ्लोरेसेंस एरिया नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डॉट डॉट एरिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्लोरोसिन नहीं आ रहा है, ब्लैक कर रहे हैं सर। नहीं आ रहा ना, सिंपल इज दैट, नहीं आ रहा ना, क्योंकि फ्लोरोसिन जितना ज्यादा होगा जहाँ वहां में व्हाइट से स्पॉट आएगा FFA में, ठीक है जी। अब इसकी दूसरी तरफ अब आप इसको बर्ड शॉट उसकी दूसरी तस्वीर को अगर आप देख लीजिए, ठीक है, इसका फील्ड व्यू जो हमने ले लिया, ठीक है।
बिल्कुल सर, ये पेरिफेरी पे वाइट है इधर, ये आप देख लीजिए। फिर अंदर अगर आप सेंट्रल पे जाते 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 तो सेंट्रल एरिया कहाँ कहाँ है, यानी ग्रीनर एरिया बहुत कम है, बल्कि ऑलमोस्ट है ही नहीं। सर इधर तो ये जी जी जी, ये इधर ये मार्क नहीं हो रहा सर, ये यहाँ पे तो डिफेक्ट ज्यादा है और इधर पर हमें नॉर्मल ज्यादा नजर आ रहा है इसमें। ये कितने नॉर्मल 46 है कहीं नॉर्मल आपको? ये 46 नंबर फिगर जो है सर, 46 नंबर, जी जी। अच्छा, 46 नंबर कलर में आप क्या क्या चीजें देखोगे, मुझे ही जरा तो बता दो। यही पूछ रहा हूँ सर कि इसमें सिर्फ दो जगहों पे सर चेंजेस नजर आ रहे हैं ना। देखो, इसमें सबसे ज्यादा चीज ये होगा कि आप जरा इस नीचे जो ग्राम मैंने आपको बताया ना, एक तो ये कलर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आपका इम्प्लिसिट टाइम भी जरा देख लो ना, इम्प्लिसिट टाइम कितने कितने वक्त के लिए बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जी सर। ठीक है, तो ये चीज आपने देखना होता है। अच्छा, फिर जो हम कहते हैं ना ERG, तो ERG में एक तो ये होगा कि आप फ्लैश लाइट शो कर दो। हमने ये कहा था ना कि ERG में फ्लैश, एक होता है कि आप पैटर्न इसको शो कर दो, ठीक है, या रिवर्स पैटर्न शो कर दो। टाइम 1 एंड टाइम 2 रिवर्स हो रहा है ERG, ठीक है। तो जिस तरह हमने ERG में जो वो था हमारा फुल फील्ड ERG था, उसी तरह से इसका वेव प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें वो नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इसका नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहां पर जो था नोटेशन ए वेव, ए जो होगा वो N35 के साथ मैच होगा, और बी वेव N35 से शुरू होकर 50 तक जाएगा, और फिर आपका जो ABC वेव जो था वो N50 से शुरू होकर N100 तक खत्म हो जाएगा। पैटर्न P, बस आप इसके साथ ये जरा वो कर लो, अपने साथ याद रखो। सो पैटर्न स्टिमुलस चेकर बोर्ड होगा, सिंगल पैटर्न भी होगा, या इसको आप रिवर्सल उस पे ल्यूमिनेंस यानी व्हाइट अगेंस्ट ग्रीन या ग्रीन अगेंस्ट व्हाइट, और ये हम 20 डिग्री पे यूजुअली करवाते हैं, सेंट्रल 20 डिग्री, ठीक है। और फिर इसमें हम जो ट्रांजिएंट इसका जो क्लिनिकल यूज होगा, या स्टेडी जिसको कहते हैं ना ट्रांजिएंट का, आप इसको 1 सेकंड के लिए इस मरीज को पेश कर दो, या आप इसको स्टेडी अगेन 1, 2, 3 मिनट के बाद अगेन, जिसका हमने सिंगल फ्लैश जिसको है ना सिंगल फ्लैश पैटर्न ERG या मल्टीपल फ्लैश, ठीक है, कि आप इसको रिस्पांस को बार बार इसको आप कर लीजिए। इसके लिए आपको इतना सच पीपल को डायलेट करना नहीं कर सकता, आप इसको सिंपल नॉर्मल उस पे करवा सकते हो। सिंपल फ्लैश अप्लाइड, जो आपके पास टाइम आएगा ना, वो जो वेव आएगा वो A और B वेव नहीं होगा, वो क्या होगा N35 और P50 और P100, इस N100 इस पे आएगा। N100 पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। इलेक्ट्रोड्स उसके तकरीबन वही हैं, इतना उसमें से नहीं, इलेक्ट्रिकल गोल्ड फाइल इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं, लूप इलेक्ट्रोड्स पर करते हैं, फाइबर इलेक्ट्रोड्स पर गया, या आजकल मैंने आपको कहा ना कि DTL, वो बड़े आजकल इम्पोर्ट वो हो रहे हैं, ठीक है। इसमें हम मैकुलर एरिया को स्टिमुलेट करते हैं उस पैटर्न से, फिर पैटर्न का हम रिवर्स करते हैं और इसका रिस्पांस हम देखते हैं कि वो वेव फॉर्म में क्या क्या आ रहा है, ठीक। जिस तरह मैंने कहा कि जो उसका रीडिंग होगा इनिशियल नेगेटिव गोइंग होगा, वो हमें क्या N35 पे मिलेगा, जो कि शुरू होगा तकरीबन 35 मिली सेकंड से शुरू होगा। फिर हमारे पास P पॉजिटिव कंपोनेंट विच इज तकरीबन रिजेंबल होगा B वेव के साथ, ठीक है, जो कि जस्टल गैंग्लियन सेल से जो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा ना, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर जो हमारा N होगा यानी तकरीबन ऑलमोस्ट गैंग्लियन सेल से फिर ये नर्व इम्पल्स जो है वो निकल जाएगा ना, ये यानी पानी है ना, पानी आपने शुरू किया और फिर आपने नलकी को बंद कर दिया, तो जो पाइप में पानी है वो जाएगा और एंड पे जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो N100 जो होगा, सॉरी P100 या N100, वो हमारा तकरीबन गैंग्लियन सेल की एक्टिविटी से खत्म हो गई है, यानी वो अब ऑप्टिक नर्व की तरफ जाएगी और ऑक्सीपिटल एरिया वहां से शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो नेगेटिव कंपोनेंट होगा, most effective in distinguishes between abnormal
एट गैंग्लियन सेल लेवल। कि अगर हम चाहते हैं कि गैंग्लियन सेल, मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह हमने पहले वाले में रॉड्स और कोन में डिस्टिंग्विश किया, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि गैंग्लियन सेल में अगर कोई लीजन है या डिस्टल एरिया में है तो हम वहाँ पर इसको कर सकते हैं। जैसे ऑप्टिक नर्व एट्रोफीज है या कंप्रेस है, ग्लाकोमा की वजह से है, या कोई ट्यूमर है, तो उसमें ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट वो दे देते हैं। ठीक है, अब हम EOG को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। EOG इलेक्ट्रो अकुलोग्राम, वो रेटिनोग्राम था, ये अकुलोग्राम था। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द रेस्टिंग आई आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द कार्निया टू द टिल द ग्लोब और बैक ऑफ द आई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव है इंटीरियर और नेगेटिव है पोस्टीरियर, ऐसा ही है। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ resting potential of the eye which exists between the cornea positive and back of the retina posterior full negative during fully dark adapted and fully light adapted condition। जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, जो करंट पैदा हो रहा है, आंख की क्या करेगी, लेफ्ट राइट को मूव करेगी एक्सट्रीम दो गेजेस में, और हमें जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा वो हमें मॉनिटर पे आएगा, जिस तरह से ये ऊपर आपकी RG और EOG थी। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी है, लेकिन मैं आपको सिंपलीफाई कर रहा हूँ। उसके इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओवर द ऑर्बिटल मार्जिन नियर द मीडियन एंड लेटरल कैंटाई। ए फोरहेड इलेक्ट्रोड सर्व एज ए ग्राउंड इलेक्ट्रोड। पेशेंट सिट्स इन द रूम इन इरेक्ट पोजीशन एंड यू डू इट। ठीक है, हेड पोजीशन इज कंट्रोल एट द सर्टेन फिक्सेशन डिस्टेंस फ्रॉम ए 3 फिक्सेशन लाइट्स डिम और रेड। इसमें मरीज उसको देखता है और फिर हमारे पास 2 और पोजीशन होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। ठीक है, सो जो सेंट्रल होता है वो हमारा फिक्सेशन होता है, और बाकी 2 की जो है लेफ्ट एंड राइट, वो हमारी आई मूव करेगी टुवर्ड द मीडियन एंड लेटरल कैंटाई। और इसको हम चेक करेंगे। जो लाइट्स के स्टिमुलस है वो हम शो कर देंगे, और लाइट्स के स्टिमुलस से हमें जो प्रोड्यूस होगा, और प्यूपल साइज हम कंट्रोल करेंगे बाय डायलेटेशन ऑफ माइड्रिएटिक्स। ठीक है, और प्यूपल साइज ग्रेटर देन 3 millimeter allows a variation in the EOG। Recording क्या है, the patient is asked to move the eyes sideways, medially and laterally by fixing the right and left fixation lights alternately to keep for a few seconds, during which the recording is done। यानी आपने एक फिक्सेशन टारगेट था स्ट्रेट, फिर उसके बाद लेटरल जो था उसको देके 1-2-3 सेकंड के लिए, फिर वहां से फिर दरमियान में फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो इसके लिए हम जब ये आई मूवमेंट करेगी तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट्स पैदा होगा ना। इस इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो फ्लो होगा, और जब वो फ्लो होगा तो हमारे इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोड्स है वो इसको परसीव करेंगे और हमारी मॉनिटर पे आ जाएंगे और हमें बता देंगे कि यार ये सब नॉर्मल है कि नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रख दीजिए, हम बात कर रहे हैं कहाँ की, हेलो, यानी हम यानी आंख का इंटीरियर सरफेस और आंख का पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है ना। लेकिन जब हम आई मूवमेंट करते हैं तो देयर आर ए लॉट ऑफ अदर मसल्स व्हिच आर मूव टू इन्वॉल्व द मूवमेंट, और जब मसल मूवमेंट करेंगी तो आपके इलेक्ट्रोड में जरूर इर्तिहाद पैदा करेगी, जरूर सेंसेशन पैदा करेगी। तो ये जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स है वो जो मसल्स मूवमेंट है, आईलिड की मूवमेंट्स है, वो उनको कंट्रोल करके उनको एम्प्लीफाई कर देती है, और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है वो उनके साथ मिलके फिर हमें आपको बता देती है कि क्या क्या प्रोड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग अ फ्लैश ऑफ लाइट व्हेन यू आर शाइनिंग इनटू द रेटिना। After a standardized periods of light adaptation, all lights are extinguished except from fixation light, and responses are recording for 15 minutes under dark adapted condition. Then the stimulus lights are then turned on again, and responses again check for 15 minutes in under the light adaptation, dark adaptation में, और फिर light adaptation में हम चेक करते हैं और फिर हम इसको मेजर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, शायद उसमें 2-3 स्लाइड में आ जाइए। Normally, the resting potential of the eye approximately decreases during dark adaptation and reach a dark trough in approximately 8 to 10 minutes. With a subsequent light adaptation, the amplitude starts rising and reach to the light peak at approximately 6 to 9 minutes. ये जो हम कहते हैं ना कि डार्क एडाप्टेशन और लाइट एडाप्टेशन, तो ये सडन आप नहीं होती कि आप बटन दबा लो और हमारा रेटिना जो है वो लाइट एडाप्ट हो जाएगा, और सडन आप लाइट को ऑफ कर दीजिए तो वो डार्क एडाप्ट हो जाएगा। नहीं, ये स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, स्विचिंग ऑफ द माइक्रो इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन योर
फोटो रिसेप्टर लेयर, जो पोटेंशियल पैदा होगा वो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्शन एंड डिकंस्ट्रक्शन होगा, यानी जो रोडोप्सिन था ना उसका डिस्ट्रक्शन होगा और अगेन फॉर्मेशन ऑफ द रेटिनॉल होगा जो कि रोडोप्सिन बनाएगा। आपने इसको कई रेटिना में देखा है ना, तो ये इट्स टेक टाइम, ठीक है। तो जो हमारा लाइट एडाप्टेशन टाइम है और डार्क एडाप्टेशन टाइम है, ये तकरीबन नॉर्मली 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इस फुल प्रोसेस है। सो जब हम इस चीज को चेक करते हैं तो हमें एक अर्डेन रेशो, यानी हमें नहीं, आपको नहीं, कंप्यूटर क्या करेगा, हम मरीज को क्या शो करते हैं, लाइट एंड डार्क ना, मरीज को क्या करते हैं, लाइट एंड डार्क शो करते हैं ना। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल एक टम्बलिंग ई आपका जो है टम्बलिंग ई, तो इसमें क्या है, एक डार्क लैम्प है और एक व्हाइट लैम्प है ना। Yes, sir. अच्छा, तो जब जो डार्क होगा वहां से नो स्टिमुलेशन और जो व्हाइट होगा वहां से मैक्सिमम स्टिमुलेशन। जी सर। अच्छा, तो हमने कहा था कि अगर आपको याद होगा तो हमने जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का एक वो था कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये अर्डेन रेशो क्या है एग्जैक्ट, इसको समझ लीजिए। ये मैक्सिमम लाइट डिवाइडेड बाय मिनिमम लाइट का जो ट्रफ होगा वो कंप्यूटर खुद इसको बता देगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल नीचे अब आ जाए इस डायग्राम में एक साइनोसाइडल वेव प्रोड्यूस हो रही है, साइनोसाइडल ऊपर लेकर आए वेव प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में हमने साइनोसाइडल जिसका मैंने आपको बताया टम्बलिंग ई की तरह 0 से जो 6 है और 0 से 20 है सेकंड। अच्छा, जब आप इसको अपने मरीज को ये शो कर देते हो ये पैटर्न, ठीक है, पहले फिर आप नीचे जो बार लगा हुआ है एक है डार्क और एक है लाइट, तो जो डार्क का एरिया है वो कम है, यानी मीन कि हमारा जो डार्कनेस सेंसिटिविटी ऑफ द रॉड्स है दे आर मोर देन इन द कोन, ठीक है। तो फिर इन दोनों का कंप्यूटर खुद एक रेशो आपको बता देगा, और अगर वो रेशो का एक नॉर्मल वैल्यू है, जिस तरह मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि 1/120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, लेकिन अगर इस ज्यादा होगा तो हम कहते हैं ना कि हाई ब्लड प्रेशर, और अगर इससे लो होगा तो हम कहते हैं लो। तो अर्डेन रेशो जो है वो 3 है, ठीक है। कुछ में ये 1.8, कुछ जो आपकी मशीन है आजकल जो है उसमें 1.8 मेरे ख्याल में नॉर्मल रहते हैं। अगर आप साहब इसको वीडियो में कभी तलाश कर लोगे तो आपको शायद पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हम नॉर्मल रेशो इज 3। So the largest peak to the trough amplitude in the light is divided by the smallest peak to the trough amplitude in the dark, barometer of the RPE function। फिर इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम बेसिकली रिटन क्या कहते हैं, हम RPE के फंक्शन को हम इसमें चेक कर देते हैं, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। जो रेशो होता है ऑफ द लाइट पीक डार्क एडाप्टेड, ये हमें एक एक्सेप्टेबल वैल्यू देगा, और फिर हम उस एक्सेप्टेबल वैल्यू के बेस पे बता देंगे कि वो क्या है। नॉर्मल इज 3, और जो डिजीज होगा बेस डिजीज होगा उसमें 1.5 से बिलो होगा। वो रेशो बेसिकली लाइट पीक और जिसको कहते हैं ना डार्क ट्रफ, सिंपल LPTD मल्टीप्लाइड बाय 100। जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी आप लोगों ने कभी अगर 4 ईयर के बाद आपने उठाई हो देखी हो तो बिल्कुल उसी की तरह अर्डेन रेशो है। सो नॉर्मल लाइट राइज वैल्यूज आर 185 आर अबव, एबनॉर्मल वैल्यूज क्या होंगे 185। जिस तरह मैंने आपको 185 का कहा था और 165 का कहा था, और ये एक रेशो अगर आपको दे रहा है तो 3 इज द नॉर्मल। Thus EUG is affected in the disease such as retinitis pigmentosa and other hereditary degenerations, vitamin A deficiency, RD and toxic retinopathies। ये बेसिकली टॉक्सिक न्यूरोपैथी में मोस्टली यूज होता है आपका ये EUG। As a general rule, those condition which causes reduction in the size of B waves in the ERG also produce reduction in the value of Arden ratio। ऊपर जो हमारा था ना B ratio, यानी नेगेटिव तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब उसको कंफर्म करने के लिए हम EUG भी करेंगे कि ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो EUG इज द सप्लीमेंट्री confirmatory test for the ERG as well। In certain condition, it is more sensitive than ERG. For example, patient with the vitelliform macular degeneration, fundus, macular degeneration,
जनरलाइज्ड ड्रूजन एंड जो ERG का जो बी वेव है अगर वो भी एब्सेंट है तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए कंप्लीमेंट्री टेस्ट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे का क्या करते हो, पास रेंडिंग ब्लड शुगर करते हो, फॉर एग्जांपल वो 300 से अबव आया है तो फिर आप कहते हो यार तो इसको थोड़ा सा कंफर्म करो बाय व्हाट, बाय डूइंग HbA1c। तो ये EOG जो है वो ERG की फाइंडिंग्स को कंप्लीमेंट्री टेस्ट करने के लिए भी जरूरी है। और हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो क्या है, EOG या EOP या EOR, recording of the electric potential change produced in the visual cortex from the nerve impulses in the eye। अब हम थोड़ी सी बयान चले गए रेटिना से विजुअल कॉर्टेक्स तक। Thus VR is nothing but the EEG recorded taken from the occipital lobe, जिसको मिर्गी होती है ना, मिर्गी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग EEG और EEG करवाते हो, क्या करवाते हो? कभी ये चले जाओ जरा देख लो, ये हमारा साइकेट्री डिपार्टमेंट नहीं है वहां पर, तो ऑक्सीपिटल लोब से ये हमें पोटेंशियल्स दे देता है। मैकुलर डोमिनेंट रिस्पांस होता है। VR is the only objective technique available to assess clinically in the functional state of the visual system beyond the retina ganglion cell। फिर उसका एक पैटर्न है, एक है फ्लैश पैटर्न। In this, a diffuse flash of light is used as a stimulus. The recording is done in the patient who do not cooperate for the pattern VR, for example, general unconscious patient, patient with low visual acuity, or which not affected by the opacity in the macular area। फिर उसपे हम एक तो एक फ्लैश ये सिंगल लाइट दिखाते हो, कभी कभी हम पैटर्न, फिर पैटर्न हमारे पास वो जिस तरह ये ऊपर हमने चेक बोर्ड लगाया, चेकर बोर्ड, व्हाइट अगेंस्ट ब्लैक या ब्लैक अगेंस्ट व्हाइट सीक्वेंस, ये दो सीक्वेंस हम पैटर्न EVP में यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, फ्लैश होगा, उसके बाद जो दूसरा है पैटर्न अपीयरेंस। फिर पैटर्न अपीयरेंस हमारा क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव। फॉर एग्जांपल एक होगा रिवर्सल और एक व्हाइट अगेंस्ट द नेगेटिव, व्हाइट अगेंस्ट द डार्क, और दूसरा होगा डार्क अगेंस्ट द नेगेटिव। उसका रिकॉर्डिंग कैसे, अनडाइलेटेड प्यूपल हो जाते हैं, इसका जो वो है लिया पेडल आपने देखो ना, उसके 5 स्ट्रिप्स होते हैं। फिर कोई फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई दिखाते हैं, उसके बाद वो पैटर्न दिखा देते हैं, और उसके बाद ये चेकर बोर्ड जो है डार्क एंड व्हाइट स्क्वायर्स, ठीक है, उसका पैटर्न मॉनिटर पे आ जाता है और हम इसको चेक कर देते हैं। और मॉनिटर पे जो आ जाता है उसका प्रिंट ले लेते हैं और प्रिंट हमें एग्जैक्टली उसी तरह स्क्रीन को ना करी सर, स्क्रीन नष्टा ما स्क्रीन नष्टा نصرنا नेट नष्टा kana sukuno زه صحیح ده سر بیا هم داسې سر که خیر بیا ورکه شیر کومه د صبر وکړه होगा बिल्कुल उसी तरह से होगा जिसमें हमने पहला जो था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ पर हम क्या करते थे कि जो नेगेटिव होगा रिस्पांस वो N75 होगा, पॉजिटिव 100 और N जो होगा नेगेटिव N रिस्पांस उसको हम शो करते हैं N135। जिस तरह हमारा A या फुल फील्ड ERG में A था, फिर B था और फिर C था ना, ठीक है। अब इस पहले वाले में आप देख लीजिए ये बिल्कुल ठीक है, वेव 1, ठीक है। अब दरमियान में जो है अब उसमें आप देख लीजिए ऑप्टिक न्यूराइटिस में P100 तक नहीं गया है, ठीक है। और एम्ब्लायोपिया में आप देख लीजिए नीचे भी कम आया है, ऊपर भी कम गया है। अब यू नो दैट एम्ब्लायोपिया इज अ डिजीज ऑफ व्हाट, यू डोंट नो, ऐसा ही है कि नहीं? हेलो सर वी नो सर मुजीब, एम्ब्लायोपिया डिजीज ऑफ व्हाट, प्लीज टेल मी। सर सेंसरी अडैप्टेशन सर नहीं होती सर। So, disease of what? For example, disease of the cornea, disease of the retina, disease of the nerve, disease of the sir, disease of the cortical जो system है सर पीछे उसका हाँ
You don't know, huh? Till right now. Where is the problem? सर आप जी। बताएं सर। I am telling you कि no one knows where is the problem. The theories are believed to be there are, हम कह रहे हैं ना theories और वो सारी चीजें, वो कह रहे कि दिमाग को इतना सेंसेशन नहीं जा रहा कि वो स्टिमुलेट हो जाए और एक क्लियर पिक्चर आ जाए। हम सिर्फ यहां तक कह रहे हैं। You got this? अब यस सर। आपने और मैंने ये ऑप्टोमेट्री और न्यूरो ऑप्टोमेट्री हमने कहाँ तक पढ़ा है? यहाँ तक पढ़ा है कि किसी चीज से तस्वीर आके हमारा ऑप्टिकल सिस्टम इसको रेटिना पे फोकस करता है, रेटिना से फिर ये गैंग्लियन में चला जाता है। कहाँ पर? आपका ऑक्सीपिटल एरिया, और ऑक्सीपिटल एरिया में क्या होता है फिर? व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीपिटल एरिया? जी मुजीब? जी सर। सर यही है कि उधर सेंसेशन नहीं। चलो तो सेंसेशन पैदा हो गए, लेकिन अगर वो सेंसेशन किसी और एरिया के पास नहीं हो रहे तो? यस सर, बिल्कुल सर। यानी मुजीब के सामने कुछ लेट से कंप्यूटर स्क्रीन है, लेकिन ये सारी चीजें तो जा रही है, ठीक है, उसकी रोशनी जा रही है, आपका ऑप्टिकल सिस्टम मैकुला पे उसको फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हुए, ऑक्सीपिटल एरिया तक चला गया मैसेज। अब ऑक्सीपिटल गरीब या तो उसने वो रिसीव ही नहीं किए, और अगर रिसीव किए तो किसी और को पास नहीं कर सकता। चलो पास करता है तो कहाँ पास करेगा? वेयर इट हैज टू बी पास्ड? मैंने कहा था ना कि अब ये कंडीशन, आपकी लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, सो नाउ योर ब्रेन, आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो है, वेयर इट विल पास द मैसेज। सलमान, सलमान ये सवाल आपसे है। सलमान, सलमान कैन यू हेयर मी? सर सलमान नहीं है, एडमिट नहीं है। वो 10 दफा तो मैंने उसको एडमिट कर दिया। अच्छा चलो, एमल, एमल सर आप मुझे बता दो कि लाइट हमने शो कर दी, अब लाइट शो कर दी तो ऑक्सीपिटल एरिया को चलो सेंसिटिव हो गई। अब ऑक्सीपिटल एरिया वेयर द ऑक्सीपिटल विल गिव द मैसेज। सर वो उसको ऑक्सीपिटल एरिया ही प्रोसेस करेगा सर। तो प्रोसेस, तो ये प्रोसेस का तो मतलब ये ना कि इट हैव टू, देखिए मैंने आपको कल कहा था कि अगर ये 3 काम होंगे, अब ये एक्सेसिव लाइट है ना, तो ये दिमाग सबसे पहले क्या करेगा? आपके प्यूपल को कहेगा कि यार कंस्ट्रक्ट हो जाओ, खुदा के लिए मैं जल रहा हूं, ऐसा ही करेगा ना जी। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ और भी मैसेज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कि यार खुदा के लिए कंस्ट्रक्शन से काम नहीं चल रहा, आईलेट को कम कर दो। जी सर। अच्छा, आईलेट से भी काम नहीं चल रहा, खुदा के लिए क्या करो, चेहरा मोड़ लो। इससे भी काम नहीं होता, बिल्कुल सो जाओ। तो नाउ द मैसेज हैज बीन पास टू, देयर आर वेरियस ना, आपने अब लेट्स से ऑक्सीपिटल एरिया तक मैसेज आ गया, लेकिन वो आगे नहीं जाता, ठीक है ना। सो द एम्ब्लायोपिया इज लाइक, फिर यहां तक तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो कि दिस इज द डिजीज ऑफ, हम इसको डिजीज भी तो नहीं कह सकते हैं, दैट्स व्हाई एम्ब्लायोपिया इज नॉट कॉल्ड अ डिजीज। ऐसा ही है ना मुजीब? ये डिस्कशन आपके लिए था, ठीक है जी सर। अच्छा, अब इसमें आप देखिए, मैंने आपको कहा ना कि इम्प्लिसिट टाइम जो होगा वो ज्यादा होगा, और जो आपका नॉर्मल होगा तो उसमें n पावर 300, और उसके बाद जो n पे होगा वो प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब न्यूराइटिस है, एम्ब्लायोपिया में दोनों चीजें कम से कम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा? मैंने आपको कहा कि जो बियॉन्ड ऑप्टिक्स नर्व डिजीज होगा, जिसमें आप और मरीज, यानी वो क्या कहते हैं, मरीज और डॉक्टर, जिसमें दोनों को कुछ नजर ना रहा हो, क्या होता है वो, पता नहीं क्या, व्हाट दैट इज कॉल्ड। मरीज को Patient sees nothing and the ophthalmologist sees nothing. ये सही है। तो अब वहां हमें हमारा काम कौन देगा? ये आपका क्या, ये आपको काम देगा। सो द आई शोज रिड्यूस एम्पलीट्यूड एंड डिले ट्रांसमिशन, जो वो जो ना लेटेंसी, वो लेटेंसी हमने कहा था ना कि रिस्पांस तो जा रहा है लेकिन परसीव नहीं हो रहा,
वो इम्प्लिसिट टाइम भी हमारा होगा. So the change occur even when there is a no defect in the visual acuity, color vision or field vision. ये चेंज वहां भी हो सकता है, शायद ही आपकी तीनों चीजें नॉर्मल हो. Following resolution, the amplitude of VR waveform may become normal, but the latency is almost always prolonged and is permanent change. ठीक है. और compressive optic nerve lesion में usually associated with reduction in the amplitude of the VR without much change in the latency. क्या अब अगर हम ये देखें ना कि जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा उसमें क्या होगा और जो ऑप्टिक जो कंप्रेसिव होगा उसमें क्या होगा. सो ये आपको दोनों तरह का सा लीजन्स आपको बता देगा कि यार ये विद इन द नर्व से या नर्व के ऊपर से अगर कोई मसला है. During orbital or neurological procedures, a continuous record of the nerve function in the form of the VR is helpful in the preventing damaging during the surgical manipulation. मैंने आपको कहा ना कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल सर्जन है वो सर्जरी कर रहा है, ऑप्टिक न्यूरा अब वो क्या है आपके ऑप्टिक नर्व के ऊपर नीचे ट्यूमर है वो इसको रिमूव कर रहा है, तो कितना कितना इसको ताकि हमें पता चल जाए कि यार ये जो ऑर्बिटल या न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं तो इसकी डायग्नोसिस और इसकी वो कहते हैं ना आप एक्सप्लेनिंग. ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा कि फिर क्या क्या चीजें हो सकती है. हम यहाँ से ट्यूमर उड़ा रहे हैं लेकिन शायद आपका ऑप्टिक नर्व भी उड़ जाएगा या काम करना छोड़ जाए. ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो साइकोसिक पे मरीज होते हैं या इनपन होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं उसके लिए भी हम ये जो VR है ये करवा देते हैं. ठीक है, ये जो मल्टीफोकल देता है उससे थोड़ा सा लेस इन्वेजिव है और मरीज जो है उसकी आंखें खुली होती है, कोई डायलेटेशन नहीं होती, वो कंप्यूटर मॉनिटर को देखता है. ऑक्सीपिटल ऊपर उसके लोब पर जो है लोब लगा हुआ है और एक फोरहेड पे और एक जो आईलेट्स के नीचे है, तो मरीज क्वाइटली विलिंगली यानी हमने 6 मंथ के मरीज से लेकर 6 साल के बच्चे में बड़ी आसानी के साथ EVR को करते हुए देखा है. मैलिग्नेंट मरीज में भी आप इसको कर सकते हो. हिस्ट्रिकल मरीज में आपका VR रिस्पॉन्स आएगा जो कहते हैं कि मुझे नजर नहीं आ रहा. ठीक है, और फिर हम इसको क्या कर जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि वेयर द लीजन इज. ठीक है, हमें पता चल जाता है कि लीजन जो है ये हिमिनोपिक इन कंडीशन है कि नॉन हिमिनोपिक इन द कंडीशन है. ठीक है, यानी हमें विजुअल पाथवे से यानी ऑप्टिक नर्व से निकलकर ऑक्सीपिटल एरिया तक हमें बता देगा ये कि आपका मसला कहाँ पर है इन द विजुअल पाथवे. इफ द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज नॉर्मल तो आपका इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगा विजुअल इवोक रिस्पॉन्स जो होगा. अच्छा, एक्चुअली क्या है ये हम क्या करते हैं, हम एक स्टिमुलस दिखा लेते हैं, उस स्टिमुलस से हम क्या करते हैं उसका जो विजुअल सिस्टम है उसको हम इवोक करते हैं कि यू शुड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स को हम मॉनिटर पे चेक करते हैं और जब उसका प्रिंट आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये इस पे है या इस पे नहीं है. However, in the differentiation of tract lesion from that of the optic radiation lesion is very difficult. फिर मैंने कहा ना कि जो हम पीछे चले जाते हैं complexity of the brain जो है वो शुरू हो जाती है and then you are very unable to जब VR रिस्पॉन्स है तो हम नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिक रेडिएशन के कौन कौन से उसमें है. ठीक है, तो फिर हमें खुद को रिलेट करना पड़ेगा हमारी जो और चीज हमने किया है. फॉर एग्जांपल आपका विजुअल फील्ड अगर आपने किया है तो आपको बता देगा कि कॉर्डनोपिया होगा तो मसला आपको पता चल जाएगा. अगर हिमिनोपिया है तो क्याज्मल है, अगर पोस्ट क्याज्मल है तो कॉर्डनोपिया होगा, और अगर ब्रेन में है तो स्कोटोमा शायद आपको नजर आ जाएंगे. तो आपको विजुअल एक्टिविटी से विजुअल फील्ड और VR या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट से या आपका क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है या आपका फंडस FFA जो है, तो आपने इन सारी चीजों को मिला के अपने फाइंडिंग्स को जो है ना अपने जो डायग्नोसिस है वो बनाना होता है, मिल के लगाना होता है. ठीक है, और आपने अदर चीजों को निकालना होता है जैसे कार्नियल ओपेसिटीज और कैटरेक्ट्स और ये सारी चीजें, या ऑर्बिटल ट्यूमर्स है या हेड इंजरीज हुए हैं, तो उनमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि हमें दे दे. मरीज बेहोश है, हमें पता नहीं चल रहा कि यार ये क्या है, वो है टॉक्सिकेटेड है मरीज, हमें पता नहीं चल रहा कि इसका विजुअल पाथवे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्विक और इजीली जो कर रहे हैं वो EVP या EVR कर सकते हैं. एम्ब्लायोपी के लिए कर सकते हैं, ग्लाकोमा के लिए कर सकते हैं. लेकिन ग्लाकोमा के लिए अगर मैंने आपको बता दिया कि अगर विजुअल फील्ड हमें रिलायबल दे रहे हैं तो आई शुड गो फॉर द VR और VEP. बट आई कैन टेल यू कि जो ग्लाकोमा का जो VR होगा या EVP होगा या EOG होगा या
ERG आपको आएगा तो वो बड़ा एडवांस स्टेज में आएगा। स्टिल यू आर इन द कंफ्यूजन स्टेज कि है कि नहीं है, यानी अगर आपके विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम हो गया है, आपका आपके डिस्क में प्रॉब्लम हुआ है, या आपकी IUP रेज्ड है, ठीक है, तो हो सकता है कि ग्लाकोमा हो सकता है, लेकिन आपका जो ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है ये आपको कंफर्म करके बता देगा। ठीक है, फिर ये जिसको है ना मल्टीपल, जिसका हमने मल्टीपल कर लिया, तो ये मल्टीपल, अब ये मल्टीपल जो लफ्ज आता है ना, ये आजकल ये फंक्शनल, आप इसको फंक्शनल विजुअल इवोक पोटेंशियल भी बता दीजिए। जो स्टैंडर्ड EVP है उसके साथ ये बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन इसमें हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, सिंपल। अब इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, चेकर बोर्ड है ना, लेकिन कुछ सेंट्रल एरिया पे दो है, फिर हम अगर लेट से कहें नेजल एरिया पे है और फिर लेटरल एरिया पे है, तो नेजल एरिया पे चौड़े है, ऊपर है, तो वी आर चेकिंग एंड मल्टीफोकल VAP रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। फोकल रिस्पॉन्स अगर होगा तो एक जगह पे होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चेकर बोर्ड का पैटर्न भी आप चेक कर सकते हो, सेक्टर भी चेंज कर सकते हो, एक्सेंट्रिसिटी भी आप चेंज कर सकते हो। हमने कहा था ना कि सेंट्रल जो रेटिनल की सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करता है कि आपका सेंट्रल क्या है और पेरिफेरल क्या है, सो यू कैन चेक एट मल्टीपल एरिया। ठीक है, और फिर ये चेकर बोर्ड जो है वो आपको उसी तरह रिस्पॉन्स दे रहा है जिसको हम आप ट्रे रेसिंग जिसको हमने कहा था ना, और वही हेक्सागोनल एरिया में, ठीक है, विद इन 20-25 डिग्री आप सेंट्रल फील्ड में जहां जहां भी रिस्पॉन्स होगा वो आपको उसकी गड़बड़ बता देगा कि यहाँ एरिया पे आपका मसला है। हाँ हाँ बस अगराब वाला दिल ودلت فراوله اللي مسألة صدق ना। हाँ, सो ईच आप इस सेक्टर में करते हो और फिर इसका एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम कंप्यूटर जनरेट करेगा जिस तरह पहले वाले में हमने पढ़ा, और फिर वो उसका आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, और फिर जिस तरह हम EEG, अगर आप लोग अगर आपको कहीं वक्त मिले तो जरा EEG जरा देख लीजिए कि EEG पढ़ने वीडियोस भी अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हो। Again, unilateral disease, defect, optic neuritis, multiple sclerosis, glaucoma and local field glass जो होगा, ischemic optic neuropathy, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ischemic और नॉन ischemic में हम चेंज को जो है कि ischemic retinopathy है कि नॉन ischemic, उसमें हमें जो है ये फोकल वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो हमें दे रहा है। ठीक है जी, and that's all about। जी, अब सारे अपने अपने माइक अनम्यूट कर दीजिए और अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो। सर हाँ, कल क्लास होगी कि नहीं? बस मेरा तो खत्म हुआ, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का तो मेरा तो खत्म हुआ। अच्छा ठीक है सर, लेक्चर फिर लेंगे सर इंशाल्लाह क्लास। सर जी जी जी, सर ये मैं आपके साथ ईमेल शेयर कर रहा हूँ सर, अपना ईमेल, तो ये लेक्चर काइंडली सर फिर ईमेल कर की है वो ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, उसमें सारे है, आपका स्कैन भी है, बी स्कैन भी है। ये आपका कौन से पेपर का ये हिस्सा है? ये आपके कौन से पेपर या मॉड्यूल का अलग हिस्सा पेपर है सर ये सर एडवांस ऑप्थेल्मिक इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब वो बुक अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपका ये मॉड्यूल उस बुक से बड़ी अच्छी तरह, बड़ा आसान है, आसान एक्सप्लेनेशन में लिखा है, उसमें स्कैन है, बी स्कैन है, टोपोग्राफी है, OCT है, विजुअल फील्ड है, आसान सी बुक है, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रिकमेंड कर देता हूँ ERG के लिए, और फिर जो इलेक्ट्रिक डायग्नोस्टिक है इंडियन उसका है आसान सा बुक है, एग्जैक्ट नाम और सारी चीजें मैं शायद किसी और रखती हूँ क्योंकि वो बुक कहाँ पर है मेरे पास नहीं है, लेकिन इनिशियल मैंने जो बनाया था उससे बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ एडिशन मेडिशन इससे जो इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी क्लब अमेरिकन एकेडमी सेकंड एडिशन है इससे करवाई है। तो ये दो बुक इनफ है आपके लिए, बाकी इंटरनेट और वीडियोस और ऑनलाइन और ये आप लोगों को। हाँ, अब आज जो आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, टास्क वो टास्क ये है
कि इस टेस्ट को कैसे करते हो। मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसको करते हुए नहीं देखा। मैं खुशनसीब हूँ, मैंने एक दफ़ा इसको किया है अपने ऑप्टोमेट्री करियर में। एक दफ़ा एक मरीज का मैंने और डॉक्टर सलीम ने किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, ये लकीरी मकीरी आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट एंड वेयर इज द प्रॉब्लम। एट दैट टाइम आई वाज इन 3rd year, बट नाउ देयर आर वेरी यूजफुल वीडियो हाउ टू डू द ERG, यानी इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल टेस्ट, यानी मरीज को कैसे बैठाते हैं, इलेक्ट्रोड हम कहाँ लगाते हैं, मॉनिटर कैसा होता है, उसके जो रिस्पॉन्स आता है उसका, और इलेक्ट्रो उसका जो प्रिंट है वो कैसे आता है। एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 मिनट की वीडियोस है, वो कर लीजिए प्लीज। जी सर, सही है सर। अच्छा, अभी कोई सवाल है आपका तो मुझसे मत पूछो, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर MPhil coordinator, and as he has more knowledge and experience in this field, I know that I'm not a clinician at this time. I'm just you know that I'm just an you can say that a theoretical person in terms of electrophysiological activity of the these activities. So with these comments, I am just ending.